Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in this video we will be covering the 21st chapter of ACCA F7, and the name of the chapter is Interpretation of Financial Statements, or you can also call it Accounting Ratios. तो गाइज इस चैप्टर में आई हैव रिटन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. द रीज़न वाई हैव रिटन दिस इज इस चैप्टर का अभी तक फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, एंड इन दैट क्वेश्चन यू आर नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेशोज, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू इंटरप्रेट द रेशो, यू हैव टू एनालाइज इट एंड गिव योर कंक्लूजन. ठीक है. सो इफ़ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट और सेकंड वीडियो ऑफ ACCA F7 मैंने वहाँ पे बताया था कि इसमें हाउ डू 20 मार्क्स क्वेश्चन कम एंड हाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड दैट. ठीक है ना. इफ़ यू रिमेंबर मैंने आई थिंक तुम्हारे साथ एक सैम्पल पेपर मैंने शेयर भी किया था इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट वीडियो, तो वहाँ से डाउनलोड करके जस्ट हैव अ लुक कि पुराने जो क्वेश्चंस थे ACCA F7 के इस चैप्टर के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर इट. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग, ये चैप्टर अगेन आई हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर इन F3. तो यहाँ पे इफ़ यू रीड फ्रॉम दिस बुक, यहाँ किसी भी रेशो को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फार्मूला. यहाँ सिर्फ रेशो बताया हुआ है, उसका फार्मूला बताया हुआ है, सिंपल सा फार्मूला, मतलब नॉट डिटेल्ड फार्मूला, सिंपल फार्मूला, एंड आफ्टर दैट उसकी इंटरप्रिटेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैं जो कॉमन टॉपिक्स हैं इन F3 एंड F7 मैं सभी को बोलूँगा. अगेन यहाँ पे ऊपर, अरे ये तो स्माइली बन गई यहाँ पे ऊपर तुम्हें लिंक मिलेगा मेरी F3 की वीडियो का. एक ही वीडियो है एंड दैट इज़ अराउंड 35 मिनट्स. एक ही वीडियो है, वो वीडियो देख लो. उससे क्या होगा, तुम्हें सारी रेशोज़ के एटलीस्ट सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे. ठीक है. What you can also do along with watching that video, you can just note down all the formulas only, nothing else. Just note down all the formulas in one page so that whenever you want to learn, you can just go through that page only. ठीक है. So that is, तुम्हें एक बार वो वीडियो ज़रूर देखनी है if you don't remember the formula, और अगर तुम्हें याद है so that's good. और जिन्होंने ऑब्वियसली एग्जाम्शन लेके आए हैं उनको तो वो वीडियो आई वुड सजेस्ट कि एक बार ज़रूर देखो, क्योंकि यहाँ पूरी बुक में उन्होंने कहीं भी फॉर्मूले, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं छोटे छोटे. तो यहाँ पे वो प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती उन फॉर्मूलेज़ की, वो तुम्हें F3 वाली वीडियो से ही करनी पड़ेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू आर रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इज़, पहला तो यू शुड रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलेज. तुम्हें सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए पूरे. दूसरा, मीनिंग ऑफ एवरी फॉर्मूला. हर फॉर्मूले का तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्यों निकालते हैं, क्या है ये रेशो. तीसरा, व्हेन इंक्रीज डिक्रीज, कि रेशो कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, किस चीज़ का इस रेशो पे इम्पैक्ट पड़ता है. और एंड में योर कंक्लूजन, कि तुम क्या कंक्लूड करोगे ये रेशो देख के, कि रेशो अच्छी हुई है या कम हुई है, क्यों कम हुई है, क्यों ज़्यादा हुई है, क्या होनी चाहिए, आइडल रेशो क्या होती है, नॉर्मल रेशो क्या होती है, वो सारी तुम्हें पता होनी चाहिए. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें से 20 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है. अगर तुम ये अच्छे से समझ जाओगे तो 20 मार्क्स तुम्हारे बैठे बिठाए आ जाएंगे. मतलब 20 नहीं, अगर थोड़ी सी गलतियाँ हो जाए तो 17 to 18 मार्क्स तो मान के चलो बहुत ईजीली तुम स्कोर कर सकते हो. बट ये सारी चीज़ें तुमसे इस चैप्टर में रिक्वायर्ड होंगी. ऑल फार्मूलाज, मीनिंग ऑफ एवरी फार्मूला, व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज, एंड योर कंक्लूजन. ठीक है गाइस. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सबसे पहले यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. आई एम नॉट रीडिंग दिस. ये एक बार तुम पढ़ना. इस चैप्टर की थ्योरी यू हैव टू रीड. जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो रिक्वायर्ड है, वो मैं पढ़ाऊंगा, बट जहाँ मैं लिखूंगा रीड, इसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. ये भी पढ़ लेना. ये बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हर जगह पे. अब आता है रेशो एनालिसिस.
A number of ratios can be calculated to help interpret the financial statements. In an examination question, you may not have time to calculate all the ratios presented in this chapter, so you must make a choice. Choose those relevant for the situation, choose those relevant to the party in the question, make use of any additional information given in the question to help your choice. मतलब अगर हमें एक बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कंपनी ए कंपनी बी, ठीक है, और वी आर टोल्ड कि हमें रेशोज़ निकाल दिए हैं, किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली कुछ लिखा हुआ है, तो वी हैव टू एनालाइज कि हम सारी की सारी रेशोज़ नहीं निकाल सकते, तो वी हैव टू चूज़ कौन सी रेशोज़ हम निकालें. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों की मोस्टली सेम ही है, ठीक है, तो अगर दोनों की मोस्टली सेम ही है तो इसकी रेशो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये सेम है. मैं रेशो निकालूंगा देन बताऊंगा दिस इज सेम, सो देयर इज़ नो पॉइंट. मुझे उन रेशोज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. तो मैं क्या करूँगा, दोनों कंपनी का चेक करके कि डिफरेंस अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है, वो रेशो निकालूंगा, और डिफरेंस क्यों आ रहा है और उस डिफरेंस को कैसे ठीक किया जा सकता है, या कौन सी कंपनी बेटर है कौन सी नहीं. दिस इज़ आई हैव टू डू इन दिस चैप्टर. Analysts will in practice be limited to the analysis that will be performed by the amount of information available. They are unlikely to have an access to all the facts which are available to entities management. In the examination, the information which can be provided about a company in one question will be limited. The first part of such a question may ask you to interpret the information available, while you may be also be asked to state which further information you require. If you are asked to request further information, make the request specific to scenario given. State the reason what you will looking for the particular piece of information. मतलब ये तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन में बताना है. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि तुम ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन बताओगे क्या चाहिए वो तुम्हें भेजेंगे. नॉट लाइक दैट. तुम अपने क्वेश्चन में लिखोगे कि यहाँ पे रेशो में ये डिफरेंस है, ये सब है, because I don't have the detailed list of current assets या current liabilities, so I cannot comment कि क्यों current asset किसके ज़्यादा किसके कम है या something like that. वो चीज़ तुम्हें बतानी पड़ेगी और उसका रीज़न देना पड़ेगा. So ये जो चैप्टर तुम्हारा है ये 80% तुम्हारा थ्योरी में जाएगा और 20% प्रैक्टिकल में जाएगा. तो याद रखना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, लर्निंग ज़्यादा है. तो सबसे पहले हम रेशोज करते हैं. तो इसको रीड कर लेना, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड. इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज ऑल्सो अ रीड. तो गाइस जो हमारी फर्स्ट रेशो आती है इसमें दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ. तो देर आर 3 टाइप्स विच वी हैव टू चेक, 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. लाइक एक होता है हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर. सो हाउ डू वी चेक द परफॉर्मेंस. तो परफॉर्मेंस जैसे प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, वहाँ से हमारे चेक करते हैं परफॉर्मेंस. देन उसके बाद आती है पोजीशन एंड देन उसके बाद आती है इन्वेस्टर्स के व्हाट इन्वेस्टर्स चेक. तो सबसे पहले टू चेक द परफॉर्मेंस हमारी जो फर्स्ट आती है दैट इज़ रेवेन्यू यानी सेल्स. तो सेल्स इज़ द मेन एरिया ऑफ परफॉर्मेंस कि हम कैसे किसी कंपनी को चेक कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस कि कितनी वो सेल्स कर रहा है. रेवेन्यू इज़ द की रिलेशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड शुड ऑलवेज बी कमेंटेड ऑन. Comment on revenue should not be limited to basic analysis such as revenue has increased, which is good. Comment should also look to explain why revenue has increased in the year, examining items such as new products, new markets, promotional activities or anything relevant to the scenario. मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला जाए कि कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, तो परफॉर्मेंस में सबसे पहला पॉइंट जो तुम कमेंट करोगे दैट इज़ रेवेन्यू. तो अगर रेवेन्यू कंपनी की बढ़ रही है, द ओनली थिंग दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड इज़ कि रेवेन्यू बढ़ रही है. हाँ अच्छी बात है. यू ऑल्सो हैव टू मेंशन कि रेवेन्यू क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे. कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन की है, कंपनी ने एरिया चेंज किया है, कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, क्या है वो सारा तुम्हें बताना पड़ेगा. सेकंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का हमारा ये फॉर्मूला है, ये तुमने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया होगा, which is gross profit upon sales. And the formula for gross profit
ये भी मैंने बताया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये होता है that company achieves on its sales and would be expected to remain reasonably consistent। इसका मतलब क्या है, अगर कंपनी लेट से फॉर एग्जांपल $1 लाख की सेल कर रही है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उसका 20% है, तो 20,000 विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर कंपनी की सेल्स 1 लाख से इंक्रीज होकर 3 लाख तक पहुंच गई, तो 3 लाख का 20% दैट मीन्स $60,000 की ही नियर बाय ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। दैट मीन्स मार्जिन शुड रिमेन कांस्टेंट। मार्जिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चलता है, बट अगर बहुत ह्यूज चेंज है कि इस साल हमने सिर्फ 10% ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है, पिछले साल 20% ग्रॉस प्रॉफिट था, उससे पहले 25% ग्रॉस प्रॉफिट था, सो दिस इज़ अ एरिया ऑफ कंसर्न कि क्या रीज़न है कि हमारी सेल बढ़ रही है बट परचेजेस और अदर कॉस्ट उससे ज़्यादा रेशो से बढ़ रही है, तभी हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है। तो ये हमें एनालाइज करके क्वेश्चन में बताना पड़ेगा। Since the ratio is affected by only a small number of variables, a change may be traced into a change in। अगर रेशो में ये चेंज आ रहा है, हाउ कैन वी फाइंड आउट कि चेंज किसकी वजह से है? सो देर आर सम एरियाज। पहला होता है सेलिंग प्राइसेस, कि अगर प्रोडक्ट का हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीजिंग, तो सेल्स में भी फ़र्क पड़ जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट में भी फ़र्क पड़ जाएगा। सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सेल्स भी कम हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, बट दोनों में देर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। कैसे? अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। कई बच्चे बोलेंगे कि सर अगर सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था 20,000 और सेल्स थी 1 लाख। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि अगले साल ये हुआ, अगले साल मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ गया लेट से 10,000 से, सो अगर सेलिंग प्राइस 10,000 से बढ़ गया तो जीपी भी 10,000 से बढ़ जाएगा। अगर और किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आया है तो सेल्स हमारी 10,000 से बढ़ जाएगी, कॉस्ट वही है, दैट मीन्स 30,000 अपॉन 1,10,000 ये चेंज होगा। अब अगर मैं इसकी रेशो निकालूं, परसेंटेज निकालूं, ध्यान से देखना। सो यहाँ मेरी आ रही है 20% और यहाँ आएगी 30,000 डिवाइड बाय, सो दिस इज 27.27%। तो रेशो हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, द रेशो हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। तो ऐसा नहीं है कि दोनों जगह अगर 10,000 से वैल्यू बढ़ गई तो रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो रेशो हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, तो सेलिंग प्राइसेस से हमारा रेशो में फ़र्क पड़ता है। सेल्स मिक्स, अब सेल्स मिक्स क्या होता है कि कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए हैं या कुछ प्रोडक्ट्स बंद किए हैं, डिसकंटिन्यू करे हैं, मे बी उसकी वजह से। परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग कैरिएज, इनवर्ड और डिस्काउंट, हो सकता है परचेज कॉस्ट हमारी बढ़ गई हो। अब एक चीज़ याद रखना, परचेज कॉस्ट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट। परचेज कॉस्ट का सेल से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर परचेज कॉस्ट हमारी कम हो गई तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा और रेशो विल इंक्रीज, क्योंकि सेल्स में कोई चेंज नहीं आता परचेज कॉस्ट की वजह से। और अगर परचेज कॉस्ट कम हो गई, परचेज कॉस्ट बढ़ गई, दैट मीन्स प्रॉफिट कम हो जाएगा और हमारा रेशो कम हो जाएगी। सेम फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट, परचेज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सो दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड दीज आर द वे in which we can find out कि why there is a change in gross profit margin. A good way to analyze gross profit margin is to ask yourself, is there any reason why selling price has changed? अब वहाँ पे देखो तीन चीज़ें क्वेश्चन में ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने लिखा फॉर्मूला, या चलो चार चीज़ें। सबसे पहले हमने लिखा फॉर्मूला लिख के हमने बताया कि रेशो सही है कि गलत। अगर रेशो सही है या गलत है तो उसका क्या रीज़न है कि सेलिंग प्राइस में क्या चेंज आए, उसमें क्या हुआ। ठीक है, ये चीज़ चेक करने के बाद हमने एनालाइज करा कि सेलिंग प्राइस में क्यों चेंज करना पड़ा, क्यों कॉस्ट में चेंजेस करने पड़े, ये भी हमें बताना पड़ेगा। ये एनालिसिस भी हमें करना पड़ेगा। हो सकता है सेलिंग प्राइस में चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया था। हो सकता है सेल्स मिक्स में चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक प्रोडक्ट हमारा डैमेज हो गया था, मार्केट में बिकता ही नहीं था, ओल्ड फैशन हो गया था।
परचेज कॉस्ट में इसलिए करना पड़ा क्योंकि पीछे से डीजल के प्राइसेस बढ़ गए थे या काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। सो ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी पड़ेंगी। रेशो, उसकी डेफिनेशन, रीज़न ऑफ चेंज और व्हाट इज़ द रीज़न कि उसमें चेंज हुआ है। रीज़न ऑफ चेंज मतलब कि किसकी वजह से चेंज हुआ है और क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस करने पड़े या हुए। ठीक है, सो ये चीज़ हमें जब भी हमारा कोई क्वेश्चन आता है उसके एनालिसिस में हमें ये सारी चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन करना है। हर चीज़ के मार्क्स होते हैं। अगर हमने रेशो का रीज़न नहीं लिखा तो गलत कटेगा, क्यों ये चीज़ चेंज हुई वो नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे, और अगर हमने डेफिनेशन लिखी तो भी कट जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल के डिफरेंट ईयर्स में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं और कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ओवर टाइम इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज़ नॉट इंक्रीज्ड in line with sale revenue, you need to establish why this is so. Is the discrepancy due to, मतलब अगर हमारी सेल्स बढ़ती जा रही है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं कांस्टेंट है, वो कम होता जा रहा है, कि सेल्स हमारी बढ़ती जा रही है 10% से लेकिन जीपी कम होता चला जा रहा है। जैसे सेल्स थी पहले 1 लाख और जीपी था 20,000, तो सेल्स अगर 10% से बढ़ गई दैट मीन्स अब सेल होगी 1,10,000, तो जीपी भी 10% से बढ़ना चाहिए, दैट मीन्स 22,000 होना चाहिए। बट जीपी 22,000 की जगह 21,000 ही हुआ है, दैट मीन्स नॉट इंक्रीज इन लाइन विद सेल्स रेवेन्यू। जितनी परसेंटेज सेल्स बढ़ रही है उतना जीपी नहीं बढ़ रहा। तो ये उसके रीज़न हो सकते हैं। इंक्रीज परचेज कॉस्ट, इन्वेंट्री राइट ऑफ। अब परचेज कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो ऑफकोर्स कॉस्ट बढ़ेगी, सेल्स उतनी ही है तो प्रॉफिट कम आएगा। इन्वेंट्री राइट ऑफ के हमारा काफ़ी सारा स्टॉक था वो डैमेज हो गया, राइट ऑफ हो गया, जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया। अदर कॉस्ट बीइंग एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कोई भी अदर कॉस्ट, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऐसा कोई खर्चा जो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दिया था, हो सकता है उसकी वजह से हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कम आ रहा हो। जैसे कई बार हम, याद है ना तुम्हें, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मशीन की डेप्रिसिएशन को कभी कभी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाते हैं। तो अगर मान लो मशीन की डेप्रिसिएशन, काफ़ी नई मशीन हमने परचेज़ करी है, उसकी डेप्रिसिएशन को भी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉफिट कम आएगा। सो वी हैव टू एनालाइज द रीज़न एंड टेल दैट। तो ये इस चैप्टर का फंडा है। इस चैप्टर में हमें जस्ट ये चीज़ याद नहीं करनी, फॉर्मूला ये तो करना ही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, तुम्हें ये सारा देखना है कि क्या डेफिनेशन है, चेंज क्या है और क्यों वो चेंज हुआ, क्या उसके पीछे रीज़न था जो वो चेंज हुआ। देन आता है इंटर कंपनी कंपैरिजन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। दिस बेसिकली मीन्स कंपनी ए, कंपनी बी, दोनों लेट्स से सेम ही इंडस्ट्री है, ये भी पेपर का काम करता है और ये भी पेपर का काम करता है, या लेट्स से दिस इज़ कपलान, दिस इज़ बीपीपी। ठीक है, कपलान एंड बीपीपी 2 बिजनेसेस हैं, तो दोनों तुम्हें पता है, दोनों ऑथर्स है, दोनों बुक्स बनाते हैं। तो क्या रीज़न है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेट्स से ज़्यादा है और इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेस है यानी कम है? देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस, सो दैट इज इंटर कंपनी कंपैरिजन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इंटर कंपनी कंपैरिजन ऑफ मार्जिन कैन बी वेरी यूजफुल, but it is especially important to look at businesses with the same sector. For example, food retailing is able to support low margin because of high volume of sales. A manufacturing industry would usually need a higher margin to offset lower sales volume. Low margin usually suggests poor performance, but may be due to expansion cost, launching a new product, trying to increase market share. Lower margin than usual suggests scope of improvement. Above average margin are usually a sign of good management, although unusually high margin may attract competition. इसका मतलब क्या है? हमने जब अगर दो कंपनीज को कंपेयर किया, हमने देखा कि इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इसका काफ़ी कम है। जब इसका कम है हमने ये तो देख लिया कि कम है, बट जब हमने इसका रीज़न ढूंढा हमें पता चला बिकॉज बीपीपी एक्सपैंड कर रहा था, इसने और भी कोर्सेज की बुक्स बनानी शुरू की थी जो भी मार्केट में सेल नहीं हुई, मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया, कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ने की वजह से इसका मार्जिन कम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बेकार है, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ एक्सपैंडिंग इसका जीपी मार्जिन कम है इस कंपनी से। तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में एनालाइज करनी है। तो ये चैप्टर सिर्फ एनालिसिस का है, समझने का चैप्टर है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
और इसकी जगह यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन. नेट प्रॉफिट मार्जिन इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन sales into 100. Profit from operation, or you can say profit before interest and tax. Profit before interest and tax upon sales revenue और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स रेवेन्यू, दोनों एक ही बात है. यहाँ मैंने बताया था हमें बहुत डिटेल में नहीं करना. यू कैन यूज ईदर ऑफ द फॉर्मूला. ठीक है. सो एनी चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन शुड बी कंसिडर एज फॉलोज कि क्यों हमारे रेशो चेंज हुआ है. हो सकता है हमारे जीपी में चेंजेस हुए थे, ग्रॉस प्रॉफिट में, उसकी जीपी कम था, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी कम आया. एनी चेंज इन लाइन विद सेल्स रेवेन्यू, सेल्स में क्या चेंज आया. एज मैनी कॉस्ट आर फिक्स्ड दे नीड नॉट नेसेसरली इंक्रीज डिक्रीज प्रोपोर्शनली विद द चेंज इन रेवेन्यू. अब जैसे मेरी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सेल्स डबल हो गई, लेकिन जो मेरा फैक्ट्री का रेंट था वो तो सेम ही रहेगा हर साल. तो हो सकता है इसकी वजह से नेट प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा है. क्यों. सेल्स मेरी यहाँ थी 1 लाख, यहाँ थी 2 लाख. नेट प्रॉफिट में रेंट मेरा पहले पे करता था 10,000 और इस साल भी चलो 10 का कुछ ज़रा सा बढ़ गया, 11,000 मेरा रेंट हो गया. तो रेंट तो फिक्स कॉस्ट होती है, इसमें तो नॉर्मली कोई चेंज आता ही नहीं है. तो कॉस्ट हमारी उतनी ही रही, सेल्स ज़्यादा बढ़ गई, सो दैट मीन्स हमारा नेट प्रॉफिट शुड इंक्रीज. तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा. लुक फॉर इंडिविजुअल कैटेगरीज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कि इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं. So there are significant changes within operating expenses. It is important to consider, are these due to one-off items such as redundancies or litigation? If so, these items should be stripped out of the ratio to provide meaningful comparison. This is important point. अगर मान लो किसी एक साल में कंपनी ने काफ़ी सारी रिडंडेंसीज करी थी या कंपनी लिटिगेशन में कुछ पैसे उसको खूब देने पड़ गए थे, अब उसकी वजह से उसकी नेट प्रॉफिट रेशो में ह्यूज चेंज आ गया, काफ़ी ज़्यादा गिर गई. लेकिन अगर मैं ये वाला पार्ट लिटिगेशन वाला हटा दूं और देखूं तो नेट प्रॉफिट उसकी एट पार है दूसरी कंपनी से और पिछले साल से कंपेयर में बिल्कुल सही है. दैट मीन्स अगले साल भी रेशो सही होगी, क्योंकि हर साल तो लिटिगेशन नहीं होगी ना. दिस इज़ वन ऑफ आइटम. वन ऑफ आइटम मतलब एक ही बार होता है, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून. सो पॉइंट इज, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो वन ऑफ आइटम होती है, जो हर साल नहीं होती और उसकी वजह से रेशो में बहुत चेंज आया है, हम वो चीज़ हटा देंगे टू फाइंड आउट कि एक्चुअली हम नेट प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, कि नेट प्रॉफिट हमारा ठीक था, सिर्फ इस चीज़ की वजह से, इसकी कैलकुलेशन की वजह से नेट प्रॉफिट गिर गया. Are there likely to be ongoing future consequences? For example, a company opening a website to sell directly to public is likely to have much higher distribution costs in future. या कोई ऐसा खर्चा है जो कंपनी का आगे भी चलेगा. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंपनी ने अपनी अलग से एक वेबसाइट बनाई है जहाँ से वो कस्टमर को सेल करेगी. अब अगर वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट के खर्चे अलग, वेबसाइट से जो कोरियर वगैरह, ये स्पीड पोस्ट वगैरह जाएंगे, इन सब के खर्चे अलग, और ये खर्चे हमारे चलते रहेंगे. तो हो सकता है कंपनी ने ये पार्ट नया अपनी फॉर्म में ऐड किया है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट रेशो कम हो गई है. बस बेसिकली एनालिसिस है. ठीक है. तो जस्ट गिव इट दिस पार्ट अ प्लेन रीड. इसको एक प्लेन रीड दे दो गाइस. ठीक है. एक चीज़ और, अभी इस वीडियो को मैं यहीं तक बना रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं करा रहा. आई वुड वॉन्ट यू टू वॉच दी F3 वीडियो फर्स्ट, कि तुम सारी रेशोज़ लर्न कर लो. उसके बाद एक चीज़ और मैं तुमसे बोलूँगा कि जो मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया है, क्या तुम्हें उन सब का मतलब समझ आ रहा है. इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, के इस चैप्टर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इफ़ यू आर गेटिंग इट, कि हाँ हमें सिर्फ रेशो ही लर्न नहीं करनी, और भी चीज़ें करनी है, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, तो मैं आगे इसी वे से कराऊंगा. और मैं हर 3-4 रेशो की एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं थोड़ी लंबी वीडियोस बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, ज़्यादा बनाऊंगा, ताकि एक रेशो को अच्छे से ग्रास्प करने में तुम्हें टाइम लगे. अब मैंने सीधा 1.5 घंटे की वीडियो बना दी तो इतनी सारी रेशोज़, इतनी सारे एनालिसिस, इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. ठीक है. तो मैं 3-3 रेशोज़ या 4-4 रेशोज़ का ग्रुप बना के एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं हर रेशो का बताऊंगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों चेंज होंगे. ठीक है. तो अभी तुमसे मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट मैसेज ऑन द F7 ग्रुप और on this video's comment section that if you understood what I'm trying to say, and good to go for me to make videos like this for this chapter. आगे की जितनी है मैं इसी तरीके से बनाऊं.
अगर इफ़ यू वांट सम चेंज कि सर नहीं, यू प्लीज़ मेक वीडियोज़ इन मोर डिटेल्ड वीडियोज़ समथिंग लाइक दैट, तो आई विल वर्क ऑन दैट। ठीक है, मुझे बता दो एक बार। चलो गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम। एंड कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग रैपिडली स्पेशली इन इंडिया, तो प्लीज़ वियर योर मास्क ऑल द टाइम। मतलब घर पे भी मैं प्रेफर करूँगा कि मास्क डाल के रखो जब भी फैमिली के साथ होते हो, क्योंकि कोरोना इट्स नॉट कि हर बार डिटेक्टेबल होता है। हो सकता है अभी डिटेक्ट ना हो, तुम्हारी बॉडी में हो, बट तुम्हें बॉडी में कोई फील ना हो रहा हो कि मुझे फीवर है या कुछ है, बट तुम्हारे से किसी और को होगा, हो सकता है उसको ये फील हो कि हाँ, उसको इस कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो। So you never know. Always maintain distance at home as well. Now this is very much required. Okay, guys, take care and have a good time.